एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है उसके लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो आज आप लोगों की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो साइंस सब्जेक्ट में पेपर हो जाते हैं 2016, 2017, 2018, इस तरह से 2022 तक के पेपर को सॉल्व करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। परमाणु से क्या अभिप्राय है? किसी तत्व का सूक्ष्म अंश जिसका रासायनिक अस्तित्व हो, इसकी संरचना नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर होती है। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। परमाणु का आवेश शून्य होता है। परमाणु का आवेश कैसा होता है? तो शून्य होता है। निम्न का आविष्कार खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन, परमाणु संरचना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु संख्या, परमाणु सिद्धांत। इसमें देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की वर्ष 1897 में। परमाणु संरचना की तो यहाँ पे हो जाता है बोर एवं रदरफोर्ड 1913 ईस्वी में, और प्रोटॉन की खोज तो रदरफोर्ड 1919 ईस्वी में। न्यूट्रॉन चैडविक 1932, परमाणु संख्या मोराले 1913, परमाणु सिद्धांत डाल्टन 1803। इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, तत्व एवं उनके वर्गीकरण को समझाएं। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। तत्वों को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब तक 119 तत्व खोजे जा चुके हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से के गुणों में भिन्नता होती है, लेकिन किसी तत्व के सभी परमाणुओं के गुणों में समानता होती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि हो जाते हैं। यौगिक, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। यौगिक के अवयवी तत्वों और यौगिक के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यौगिक के सूत्र से उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो जाती है, जैसे जल, नमक, ग्लूकोज, कैल्शियम कार्बोनेट आदि हो जाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे वायु, शरबत, सिरका, पीतल, सोडा वाटर आदि हो जाते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण बनाने के लिए निम्नलिखित तत्वों की जानकारी आवश्यक है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों का ज्ञान, अभिकारकों एवं उत्पादकों के संकेत या सूत्र का ज्ञान, अभिक्रिया के लिए उचित ताप एवं उत्प्रेरक आवश्यकता अनुसार का ज्ञान, ये हो जाता है। परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन किसी वस्तु की मात्रा, स्थिति, दशा, रूप, रंग, ताप, आकार अथवा अवस्था आदि के बदलने को परिवर्तन कहते हैं। विभिन्न परिवर्तनों की पहचान वस्तुओं के भौतिक गुण, जैसे रंग, आकृति, परिमाण, ताप, आयतन, अवस्था, संरचना तथा रासायनिक गुणों के आधार पर की जाती है। दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन, मोमबत्ती, कोयले, लकड़ी आदि का जलना, दाल सब्जियों का पकना, आटे से रोटी बनना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, गीले कपड़ों का सूखना आदि दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन हैं। इसमें यह देखना होता है कौन से रासायनिक परिवर्तन है, कौन से भौतिक परिवर्तन है। इनको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। देखिए, आपका क्वेश्चन भी आ गया, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को समझाएं।
भौतिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या क्या पानी से बर्फ बनाया, ठीक है। अब उसको बर्फ को आप बाहर निकाल दें तो जब वो उसमें हवा लगती है, गर्मी पहुंचती है, तो क्या होता है, वो फिर से हवा लगने पर फिर से वो पानी में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, पानी से बर्फ और बर्फ से पानी बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण भी देख लेते हैं, लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होना, पानी का बर्फ या वाष्प में बदलना, नमक या चीनी का पानी में घुलना, पदार्थ का चूर्ण बनना। अब रासायनिक परिवर्तन समझ लेते हैं, ऐसा परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है जिसके गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होते हैं। अब यहाँ पे समझिए रासायनिक परिवर्तन, जैसे आपने क्या किया, दूध से दही बनाया। अब क्या आप दही से फिर से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। गन्ने का रस है, गन्ने के रस से आपने सिरका बनाया। अब क्या उस सिरके से फिर से उसको गन्ने का रस बना सकते हैं? नहीं बना सकते। या आपने कागज लिया, कागज को क्या किया, उसको जला दिया। अब जलाने पे क्या प्राप्त हुई? राख प्राप्त हुई, यानी दूसरा पदार्थ प्राप्त हुआ। अब क्या उस राख से आप कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये सब क्या हो जाते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण भी देख लेते हैं, आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि करेक्ट जैसे आपके आंसर में लिखा हुआ बिल्कुल ऐसे ही लिखें, चीजें समझें। आप समझने का फेर होता है, फिर आप आराम से अपने शब्दों में भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, लोहे की कील पर जंग लगना, दूध से दही का बनना। देखिए वही चीज आ गई, दूध से दही बनना, मट्ठा बनना। फिर मट्ठे से दूध तो नहीं बन सकता है ना, मक्खन बनना, मक्खन से क्या फिर से दूध बन जाएगा? ऐसा तो नहीं है। पदार्थ का जलना है, वही चीज की कागज को जलाया तो राख बन गया, राख तो कागज नहीं बन सकता ना। दूध का फटना या दूध का जमना, अब दूध जम गया, अब पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकता है। भले आप उसमें, अब आप सोचेंगे नहीं पानी मिलाया पतला हो गया, पतला होने से मतलब नहीं है। जो आपने दूध से दही बनाया, दूध से मट्ठा बनाया है ना, फिर उसको उसी रूप में नहीं ला सकते। और भोजन का पचना, अब एक बार भोजन पच गया, क्या आप उसी अवस्था में उसको ला सकते हैं? है ना, तो नहीं ला सकते। ये किस में आता है? तो ये रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो आप उसी रूप में उसको ला सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वायु प्रदूषण के स्रोत एवं दुष्प्रभाव बताएं। वायु में गैसों की एक निश्चित मात्रा होती है, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा अन्य गैसें 0.07। यदि किन्हीं कारणों से किसी गैस की मात्रा कम या अधिक हो जाती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत, यद्यपि अधिकांश वायु प्रदूषण मानव की गतिविधियों से होता है, तथापि थोड़ा बहुत प्रदूषण प्राकृतिक कारणों से भी होता है। ए है वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत, बी है वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत। अब देख लेते हैं प्राकृतिक स्रोत क्या है और मानवीय स्रोत क्या है। तो सबसे पहले वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। इससे मनुष्य में क्षय रोग, कैंसर, दमा आदि बीमारियां हो जाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस से मनुष्य में फेफड़े संबंधी अनेक बीमारियां जैसे दमा, खांसी आदि हो जाती हैं। कार्बन तथा धुआं से कैंसर तथा क्षय रोग हो जाता है। ओजोन O3 के प्रभाव से त्वचा कैंसर, आंखों के रोग, सीने में जलन, खांसी आदि रोग हो जाते हैं। जल प्रदूषण के स्रोत एवं दुष्प्रभाव बताएं। जल प्रदूषण, जल में अनेक प्रकार के खनिज, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों तथा गैसों के निश्चित अनुपात से कम अथवा अधिक तथा अनावश्यक पदार्थ घुले होने से जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के स्रोत, कारखानों का कचरा जिससे पारे तथा शीशे के कार्बनिक यौगिक होते हैं नदियों में बहा दिए जाते हैं। कृषि में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटनाशक पदार्थ जैसे एल्ड्रीन, DDT आदि वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ भी भूमि से जल प्रवाह में पहुंच जाते हैं। कच्चा पेट्रोल निकालते और भरते समय समुद्र में गिरकर बह जाता है।
जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव। अवांछित अपशिष्ट पदार्थों के जल में मिलने से अनेक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन आ जाते हैं। जल प्रदूषण से जल में रहने वाले पौधों एवं जंतुओं पौधे और जंतु तो प्रभावित होते ही हैं, मनुष्य भी अत्यधिक प्रभावित होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जल प्रदूषण से पौधे ही प्रभावित होते हैं, मनुष्य भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। देखिए नई नई बीमारियां, है ना, तो ये सब चीजें क्या है, दूषित जल पीने से भी तो होता है। आप उसको कितना प्यूरिफाइड कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन वो अशुद्ध हो गया, उसमें आप कुछ भी कर लें, लेकिन वो आपको, और ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग प्योरेट का यूज करते हैं, ये सब चीजें तो नहीं। एक प्रकृति की तरफ से हमें उपहार स्वरूप चीजें मिली हैं और उसका हम क्या कर रहे हैं, उसकी हम बर्बादी कर रहे हैं, उसको हम गंदा कर रहे हैं। तो जो चीज उसमें मिल गई है फिर उसको निकालना बड़े मुश्किल का काम होता है। उसमें हमें सुधार कैसे करना चाहिए कि हमें पहले से ही उसमें कोई चीज नहीं मिलानी चाहिए जो हमें उसको निकालने की आवश्यकता पड़े, है ना। प्रदूषित जल के पीने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे टाइफाइड, मियादी बुखार, पेचिश, क्षय रोग, टीबी, पीलिया आदि भयंकर रोग हो जाते हैं। प्रदूषित जल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीवाणु, विषाणु तथा हानिकारक कृमि एवं उनके अंडे पाए जाते हैं जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। बाढ़ क्या है या किन कारणों से होती है यानी आती है, तो अतिवृष्टि के कारण जब वर्षा जल नदी तटबंधों की सीमा तोड़कर अपने आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। बाढ़ क्या है, जब बहुत ज्यादा जल हो जाता है ना, तभी तो बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण, बाढ़ निम्नलिखित कारणों से आती है। भारी वर्षा तथा चक्रवात बाढ़ के कारण है। अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में तीव्र गति से चक्रवातों से भयानक बाढ़ आती है। नदियों के ऊपरी भागों में वनों की कटाई के कारण अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रेत और बजरी जमाव से नदी तल ऊंचा उठ जाता है जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। कई निम्न क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव हेतु क्या उपाय किए जाने चाहिए, उल्लेख करें। जैसे जब सूखा हो जाता है, बारिश नहीं होती है, और जबकि बारिश भी अपने टाइम से होनी जरूरी होती है, क्योंकि अपने यहाँ की जो कृषि है वो कैसी है, तो उसमें भाई कृषि तो सिंचाई से होती ही है, और जब बारिश नहीं होती तो अच्छी फसल भी नहीं होती। तो और क्या है, किसान ही ऐसा है जो हम सभी को भोजन देता है ना। अगर किसान ना तो हम लोगों को भोजन कहाँ से मिले। और किसान भी क्या, जब वर्षा होगी तभी तो वो फसलों को उगाएंगे, है ना। हालांकि प्राकृतिक साधन क्या है, वर्षा है, और आपके जो यहाँ के परिवर्तन, यहाँ के साधन हो जाते हैं, जैसे आपके नलकूप है और बहुत सी चीज़, जैसे ट्यूबवेल से सिंचाई, वो सिंचाई होती है। लेकिन जो वर्षा होती है उसका क्या कहना है ना। फिर चलिए देख लेते हैं कि सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव हेतु क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो सूखा का तात्पर्य बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में जल की कमी है। जल की कमी के कारण खदानों का अभाव हो जाता है। वही चीज की भाई, जब बारिश नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, और क्या होगा, जब सूखा पड़ जाएगा तो खदानों की तो कमी रहेगी ही, है ना। उसे सूखा कहते हैं। यह एक प्राकृतिक आपदा है। सरकार तथा जनता ने सूखे से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र में भूमिगत जल, वर्षा जल तथा धरातलीय जल को नष्ट होने से बचाया जा रहा है। फसलों के हेरफेर की विधि द्वारा ऐसी फसलों की खेती की जा रही है जो सूखे को सह सकें। जल सिंचाई की लघु योजनाओं पर अधिक जोर दिया जा रहा है। नहरों को पक्का करके पानी की कमी को दूर किया जा रहा है। इससे पानी को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। शुष्क भागों में स्प्रिंकलर तथा और जल सिंचाई विधि का प्रयोग यहाँ पे हो जाता है, किया जा रहा है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीने का पानी तथा पशुओं के लिए चारे का प्रबंध किया जा रहा है। वर्षा जल का बोरिंग द्वारा, जल संप्रेषण द्वारा भवनों का वर्षा जल भूतल पर डाला जा रहा है। वृक्षारोपण पर अधिक बल दिया जा रहा है, क्योंकि जब वृक्ष होंगे तभी तो वर्षा हो पाएगी ना, क्योंकि वृक्षों की कमी के वजह से भी वर्षा नहीं हो पाती, सूखा पड़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जलाशयों को गहरा खुदवाकर जल संचय किया जा रहा है। नदियों में जगह जगह बांध बनाकर जल की रुकावट की जा रही है।
अब देख लेते हैं ज्वालामुखी क्या है, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे ज्वालामुखी, भूगोल विशेषज्ञों ने ज्वालामुखी की विभिन्न परिभाषाएं दी है। एक भूगोलवेत्ता के अनुसार ज्वालामुखी लगभग शंक्वाकार पर्वत है जो भूगर्भ से नली के द्वारा उष्ण वाष्प गैसों और लावा तथा अन्य चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर लाता है। ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है। इनका मुख हमेशा खुला ही रहता है और समय समय पर लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं और शंखों का निर्माण होता रहता है। प्रस्फुट ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घ काल से विस्फोट नहीं हुआ होता है किंतु इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। ये जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं, जन की अपार क्षति होती है। इसके मुख से गैसें तथा वाष्प निकला करता है। विलुप्त ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट पर्याप्त बंद हो जाते हैं और भविष्य में भी कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं होती। इसका मुख मिट्टी, लावा आदि पदार्थों से बंद हो जाता है और मुख का गहरा क्षेत्र कालांतर में झील के रूप में बदल जाता है। अब देख लेते हैं छाया तथा उपछाया को परिभाषित कीजिए, इसको समझ लेते हैं। छाया, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकार प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। पृच्छ छाया और उपछाया, वस्तु की छाया और मध्यभाग जो अधिक काला होता है परछाया कहलाता है तथा परछाया के चारों ओर का सीमावर्ती कम काला भाग उपछाया कहलाता है। आंधी के क्या लक्षण हैं, लिखिए। प्रायः पवनों या वायुदाब की भिन्नता के कारण चलती है। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब तथा निम्न से उच्च दाब की ओर बहती हैं। यही हवाएं विक्षोभ या चक्रवातों के प्रभाव से आकार विकराल रूप धारण कर लेती हैं, यही आंधी कहलाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में यही हवाएं आंधी के रूप में धूल और रेत भरी होती, इससे पेड़ पौधे तथा जनधन की हानि होती है। कभी कभी घने जंगलों में आंधी के द्वारा पेड़ों के आपस में रगड़ने से आग लग जाती है, जिससे जीव जगत के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भूकंप क्या है? भूकंप धरातल के ऊपरी भाग की वह कंपन विधि है जो कि धरातल के ऊपरी अथवा निचली चट्टानों के लचीलेपन व गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में न्यून अवस्था से प्रारंभ होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष में समस्थानिकों का स्थान पर प्रकाश डालिए। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। अब देख लेते हैं रेबीज रोग के लक्षण बताइए। लक्षण हो जाते हैं, रोगग्रस्त मनुष्य के गले में भयंकर पीड़ा होती है तथा कुछ भी निगलने की क्षमता नहीं होती है। रोगी पानी से डरने लगता है, कभी कभी ऐसा व्यक्ति आक्रामक भी हो जाता है। उसके बाद है जलीय अपरदन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो जलीय अपरदन को देख लेते हैं। जल या बाढ़ द्वारा मिट्टी के कटाव को जलीय अपरदन कहते हैं। तेज हवा के जल से बलुई मिट्टी का कटाव सबसे अधिक होता है तथा चिकनी मिट्टी का अपरदन कम होता है। जलीय अपरदन के प्रकार, जलीय अपरदन के निम्नलिखित प्रकार है। वर्षा बूंद अपरदन, अल्प सरिता अपरदन, अवनालिका या खड अपरदन, परत अपरदन, बीहड़ अपरदन, नदी का तथा यानी नदी तट अपरदन, पुलिन या समुद्र तट अपरदन, हिमनद अपरदन, भूस्खलन द्वारा अपरदन हो जाता है। अम्ल क्या है? अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण और पानी का बनना उदासीनता की क्रिया कहलाती है। उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें कि एक ही परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल तथा प्रतिकूल हो सकता है। उदाहरण, फसल तैयार करते समय वर्षा का होना अनुकूल परिवर्तन है, परंतु फसल पक जाने पर वर्षा का होना प्रतिकूल परिवर्तन है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे
आपके पास एक चीज है, लेकिन कभी वो हानिकारक हो जाती है और कभी वो फायदेमंद हो जाती है ना। आप ऐसे ही समझ लें, आपको भूख लगी है तो वो भोजन आपके लिए फायदेमंद है, और आप भरपेट खाना खा चुके हैं और उसके बाद आपको भोजन मिले तो जब वो आप खाएंगे तो क्या होगा, तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर ये भी चीज हो जाती है कि जैसे फसल जब उगने वाली होती है, जब पानी की जरूरत होती है, तब वर्षा नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया है ना, तो मतलब क्या है, तो वर्षा का होना जरूरी है। लेकिन जब फसल बो के तैयार की गई, उसके बाद क्या किया हुआ कि जब फसल कटने वाली हो गई और तब वर्षा हो गई। अब देखिए, वर्षा ही है, दोनों पार्ट में वर्षा ही है कि एक तो फसल उग रही थी तब वर्षा नहीं हुई है ना, और तब होती तो वो फायदेमंद थी, और फसल कटने वाली है, वर्षा है, तो वो नुकसानदायक होती है ना। ऐसे तो आपके आसपास में बहुत सी चीजें हैं जो अगर टाइम से मिल जाए तो वो फायदेमंद है, बाद में मिले तो नुकसानदायक है ना। ऐसी चीजें हो जाती हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है, उदाहरणों यानी उदाहरण देते हुए समझाएं। दैनिक जीवन में घर्षण बल का बहुत महत्व है। खुरदुरी सतह पर हम बिना फिसले चल सकते हैं। पहिए और ब्रेक के बीच लगे घर्षण बल से ही वाहन की गति नियंत्रित कर सकते हैं। माचिस की तीली माचिस की सतह पर घर्षण बल के कारण जलती है। जड़ों के मुख्य कार्य क्या हैं? मक्का, प्याज, सरसों तथा बैंगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम बताइए। जड़ों का मुख्य कार्य पौधों को जमीन से पानी तथा मजबूती प्रदान करता है। मक्का झकड़ा जड़, अपस्थानिक रेशेदार जड़। प्याज क्या है? झकड़ा जड़, अपस्थानिक रेशेदार जड़। सरसों मूसला जड़, बैंगन मूसला जड़। ठीक है ना, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आप लोगों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का जब क्वेश्चन आया करे, जैसे आए जब आपके एग्जाम में, जब भी आपके एग्जाम में आए तो आप इसको चित्र के माध्यम से समझाएं कि जैसे अपस्थानिक जड़ और झकड़ा जड़ आ गई, तो आप झकड़ा जड़ कुछ इस तरह से बनाएंगे। झकड़ा मतलब ये बहुत ज़्यादा झकड़ी हुई होती है, तो इसमें इस तरह से, जब साइंस का मतलब ही क्या होता है कि चित्रों के माध्यम से चीज़ों को समझाना है ना, तो झकड़ा जड़ इस तरह से बनेगी। अब मूसला जड़ की बात कर लें तो जैसे आपकी मूली, गाजर, ये सब क्या हो जाती हैं, तो इसमें जो जड़ होती है वो कैसी होती है, तो वो आपकी मूसला जड़ हो जाती है। तो आप चित्र के माध्यम से उसको दिखा सकते हैं। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। धारावाही परिनालिका से क्या अभिप्राय है, सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें देखिए चित्र आते हैं, आप लोग ध्यान से इनको बनाने की एक कहते हैं प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना। यदि किसी कुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी, गत्ता, मोटा कागज या प्लास्टिक की बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों को नलिका की लंबाई पर लपेटा जाए तो इस प्रबंध को परिनालिका कहते हैं। इसके तार के सिरों को शुष्क सेल, बी कुंजी के तथा धारा नियंत्रण आर से जोड़ देते हैं। यदि इस प्रकार लटकाया जाता है तो यह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो। विद्युत यदि इस परिनालिका में सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है, क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, जिसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यदि परिनालिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दें तो उनके सिरों की ध्रुवता भी बदल जाती है। मनुष्य के भोजन में पोषण की प्रक्रिया समझाएं। संक्षेप में विभिन्न पदों का विवरण दें। मनुष्य में पोषण के 5 चरण होते हैं। मनुष्य का अंतःग्रहण, मनुष्य विभिन्न प्रकार के ठोस खाद्य पदार्थों को अपने हाथों की सहायता से मुख में पहुंचाता है तथा दांतों से चबाकर उसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके निगल जाता है। पाचन, खाए हुए ठोस या तरल भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का आविष्रणशील होता है जिसे सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता, अतः उसे पाचक रसों एवं जल की जलीय अपघटन क्रिया द्वारा शर्करा, अमीनो अम्ल तथा वसा अम्लों के छोटे छोटे सरल विसरणशील अणुओं और आयनों में बदल दिया जाता है ताकि उनका अवशोषण हो सके। अवशोषण, सरल घुलनशील पचा हुआ यह भोजन आज से विसरित
होकर रुधिर में पहुंचता है। इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण अवशोषण के बाद रुधिर में होकर अमीनो अम्ल, ग्लूकोज तथा वसा के अणु शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, जहां वह जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। पचे हुए भोज्य पदार्थों को जटिल या घुलनशील पदार्थों के रूप में विभिन्न ऊतकों के कोशिका द्रव में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। बहिक्षेपण भोजन के अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं, जहां इसका अधिकांश पानी पुनः अवशोषित हो जाता है तथा शेष पदार्थ मल के रूप में गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल आता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद है ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? यांत्रिक एवं विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाएं। ऊर्जा रूपांतरण ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ऊर्जा रूपांतरण कहलाता है। जनित्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना, जनित्र यानी जो जनरेटर होता है, ठीक है ना। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। रूपांतरण के उदाहरण विद्युत बल्ब तथा ट्यूब लाइट में विद्युत ऊर्जा का प्रकाशीय ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना। लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में बदलना। माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना। और मोमबत्ती के जलने में रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशीय व ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से जैसे आपके विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना, तो इस तरह से बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। या इसमें मोमबत्ती के जलने में रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशीय ऊर्जा में बदलना, यानी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मोमबत्ती के जलने में कौन सी ऊर्जा होती है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मोमबत्ती के जलने में देखिए रासायनिक ऊर्जा का क्या होता है? प्रकाशीय व ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। यानी क्या होता है? वो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई और उसके बाद क्या हुआ? उसमें प्रकाश उत्पन्न हुआ। जब वो जली तो क्या हुआ? प्रकाश भी हुआ और ऊष्मा भी हुई, है ना। बिजली के पंखे, मिक्सी आदि में क्या? विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में बदलना। अब आपने क्या किया? उसको विद्युत ऊर्जा दी और वो बाद में जब चली तो क्या हुआ? तो वो उसने गति पकड़ ली, यानी गतिज ऊर्जा में वो बदल गई। डायनामो से गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना। भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? निम्न पोषक तत्व पाए जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि। प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग क्वाशरकोर हो जाते हैं, मैरेस्मस हो जाते हैं। आवृत सारणी के किसी आवृत्त में बाएं एवं दाएं चलने पर विद्युत धनात्मक गुण एवं धात्विक गुणों में क्या परिवर्तन होता है? उदाहरण देकर समझाएं। NaMg विद्युत धनात्मक, AlSiPsCl विद्युत उदासीन, विद्युत ऋणात्मक। अब है Na अधिक धात्विक, MgAlSiPsCl कम धात्विक या अधातु हो जाती है। कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण डिबलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता बताएं। डिबलर यह रबी फसल के बीजों को बोने का साधारण यंत्र है। इसके द्वारा ये रबी की फसल कौन होती है? तो जो आपकी बोई जाती है, जैसे हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, रबी चना मसाला जोर गरम, तो चने की फसल है ना, चना। और मसाला में क्या बताया था? तो आपको मसूर है ना, सरसों। तो इस तरह से, और जो राई, ये सब क्या है? ये रबी की फसल हो जाती हैं। इनको बोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डिबलर का प्रयोग किया जाता है। और इससे क्या होता है? छिद्रों के माध्यम से बीज बोया जाता है, जिससे फसल का औसत उत्पादन अधिक होता है। इससे क्या होता है? गेहूं बोए जाते हैं। कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर यंत्रों का उपयोग करके खेत की जुताई कर मिट्टी को उलट पलट कर दिया जाता है। इससे मिट्टी में गुणात्मक सुधार होता है। इन यंत्रों से क्या होता है? श्रम एवं समय की बचत होती है, क्योंकि भाई श्रम और समय की तो बचत होगी ही, क्योंकि जब से ये सब चीज़ों का यूज़ होने लगा है, वैसे क्या करते थे कि मानो खुद से अपने आप से फावड़े से खोदते थे, उसमें बहुत टाइम लगता था, बहुत मेहनत लगती थी। लेकिन जब से इन सब चीज़ों का चलन हो गया, तब से बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वैसे किसानों को तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी रहती है। उसके बाद हो जाता है क्वेश्चन है
धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? लिटमस पत्र द्वारा कैसे पहचानोगे कि अम्लीय ऑक्साइड है या भास्मिक ऑक्साइड? रासायनिक अभिक्रिया लिखें। धातुएं ऑक्सीजन के संयोग से भास्मिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड बनते हैं। अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए प्रायः लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर नीले एवं लाल कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबाने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र क्षार में डुबाने पर नीला हो जाता है। परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से क्या संबंध है? आप परिवेश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? तो इसको समझ लेते हैं। परिवेशीय स्वच्छता, इसके अंतर्गत परिवेश की सफाई, कक्ष की सफाई, शौचालय की सफाई आती है। परिवेशीय स्वच्छता का उद्देश्य परिवेश स्वच्छता के द्वारा परिवेश से संबंधित समस्त सदस्यों की स्वास्थ्य रक्षा से। यदि परिवेश में स्वच्छता होगी तो इसका लाभ समाज को भी होगा। स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा रखने के लिए परिवेशीय स्वच्छता का प्रभावशाली कार्यक्रम लागू करना होगा। परिवेशीय स्वच्छता बनी रहे इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने पास पड़ोस में किसी प्रकार की गंदगी न रहने दें। पड़ोसियों को इसके बारे में बताएं और इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफाई अभियान में योगदान दें। आपके पड़ोस में गंदगी के ढेर न हो क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। व्यक्तिगत स्वच्छता के बिंदु लिखे। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत विभिन्न अंगों की देखभाल व स्वच्छता आती है। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार है: त्वचा की देखभाल, प्रतिदिन स्नान, हाथ पैर की स्वच्छता, नाखूनों की सफाई, बालों की सफाई, वस्त्रों की सफाई, दांतों की सफाई, आँख कान व गले की स्वच्छता, घर की स्वच्छता, शुद्ध वायु एवं जल, ये हो जाते हैं। पाश्चुरीकरण क्या है? थैली बंद दूध के लाभ बताएं। वैज्ञानिक लुईस ने भोजन के परिरक्षण उसको सुरक्षित रखना, यानी लॉन्ग टाइम तक वो चले। जैसे अचार को भी तो परिरक्षित किया जाता है ना, परिरक्षण किया जाता है। तो इसके लिए अति उत्तम विधि खोजी। इस विधि को पाश्चुरीकरण कहते हैं। इस विधि का उपयोग दुग्ध डेयरियों में किया जाता है। इस विधि में दूध को पहले आधा घंटा, कितना तो आधा घंटा 63 डिग्री सेल्सियस पर फिर 15 मिनट 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, परंतु 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेट में बंद करके ठंडे स्थान में भंडारण कर लेते हैं। इस प्रकार दूध स्वच्छ एवं कीटाणु रहित हो जाता है और सभी प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जबकि सादा दूध को उबालने के कुछ कीटाणुओं को नष्ट होते हैं, यानी सादा दूध को उबालने के लिए कुछ कीटाणु ही नष्ट होते हैं। हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ करते हैं? ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न तरीके लिखिए। ऊर्जा मानव जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। मानव की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे मकान, कपड़ा, भोजन, रेल, सड़क, जलवायु, परिवहन, संचार, सूचना और प्रसारण एवं अन्य मानव संसाधनों के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न उपाय: ऊर्जा का अपव्यय रोकना चाहिए। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, कच्चा तेल का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इनका उपयोग केवल तभी करना चाहिए जबकि इनका उपयोग अति आवश्यक हो तथा अन्य कोई विकल्प ना हो। ऊर्जा का सामूहिक उपयोग किया जाना चाहिए। वृक्षों की कटाई रोकी जानी चाहिए तथा अधिक से अधिक नए वृक्ष लगाए जाएं। ईंधन की कम खपत वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम, लक्षण तथा उससे बचने के उपाय लिखिए। विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। लक्षण हैं: चर्म रोग, त्वचा पर चकत्ते, आंखें कमजोर हो जाती हैं। उपाय: विटामिन ए से युक्त पदार्थों का सेवन तथा डॉक्टरी सलाह पर। भूकंप आने के क्या कारण हैं? भूकंप से बचने के उपाय एवं प्रबंधन के क्या क्या तरीके हैं अपने स्तर से अपनाएंगे, लिखिए। अब इसमें समझ लेते हैं। भूकंप आने के कारण: ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी का सिकुड़ना, बलन तथा भ्रंश, भू संतुलन, कृत्रिम मनुष्य पर भूकंप का प्रभाव। भूकंप मनुष्य के लिए प्रायः अभिशाप तथा कभी कभी वरदान सिद्ध होते हैं। इससे अनेक हानियां तथा कुछ लाभ अग्र हैं।
देखिए इसमें हानियां बहुत ज़्यादा हैं, लाभ तो नाम मात्र के हैं, ऐसा नहीं है। हानियां, भूकंप से निम्नलिखित हानियां होती हैं। इससे धन जन की अपार हानि होती है। कई बार भूकंप से नदियों के मार्ग में रुकावट पड़ जाती है और उनका प्रवाह रुक जाता है। जब समुद्री भाग में भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, जिससे जलयानों को भारी क्षति पहुंचती है। भूकंप से भूपटल पर बड़े बड़े भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे यातायात में बड़ी बाधा पड़ती है। लाभ हो जाते हैं, भूकंप की जितनी क्षति होती है उसका 1/100 भाग भी लाभ नहीं होता। वही चीज की लाभ तो नाम मात्र के होते हैं, हानियां ही हानियां होती हैं। भूकंपीय तरंगों से हमें भूगर्भ का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है, मतलब भूगर्भीय ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन जनधन की कितनी हानि होती है, कितनी क्षति पहुंचती है, जो जिनको मृत्यु मिल जाती है तो क्या फिर से तो वो जीवित नहीं हो सकते ना, कितनी बर्बादी होती है। तो इसलिए हानि का तो बस हानि ही हानि होती है, लाभ तो सिर्फ नाम मात्र है कि लिखना है तो लिखना है, वो वाली बात हो जाती है बस। भूकंप से भूस्खलन क्रिया होती है और अपक्षय में सहायक होती है। इससे मिट्टी के निर्माण में सहायता मिलती है और कृषि को प्रोत्साहन मिलता है। भूकंपों से बड़े पैमाने पर बलन या भ्रषण पड़ जाते हैं, जिससे पर्वत, पठार, घाटियां आदि कई नई शिलाकृतियों का जन्म होता है। कई बार भूकंपीय भ्रंशों से जल स्रोतों का जन्म होता है, जो मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। जब मनुष्य ही नहीं बचेंगे तो उनके लिए लाभदायक क्या होंगे, वही चीज तो हो जाती है। भूकंप से बचने के उपाय। भूकंप के आने के समय विद्यालय व भवन से तुरंत बाहर खुले स्थान पर आ जाएं। मकान बहुमंजिली है तो मकान से बाहर निकलकर आ जाएं। इस तरह से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों का सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।